का अवसर दिया है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मौजूद है शेखर बागोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच राजेश राठौर जी मौजूद हैं, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है नवनीत शुक्ला जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विधानसभा 2 के पहले वार्ड यानी कि 18 नंबर वार्ड से। पूर्व में कांग्रेस से यहाँ भूपेंद्र चौहान जो है शेखर जी, वो चुनाव जीते थे और बहुत सम्मानजनक चुनाव लड़ा था। इस बार भी भूपेंद्र चौहान की धर्मपत्नी कांग्रेस से मैदान में रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोनाली परमार को अवसर दिया। क्या लगता है कितना असरदार रहा ये चेहरा? 2 नंबर विधानसभा का ये जो वार्ड है, भूपेंद्र चौहान ने पिछली बार भी चुनाव लड़कर जीत के चौंकाया था। भूपेंद्र चौहान वहाँ से लगातार लोगों के संपर्क में रहे, 5 साल तक वे लगे रहे और इस बार महिला वार्ड होने से उन्होंने पत्नी का नाम आगे किया है। पत्नी उनका अच्छा चुनाव लड़ी है। भाजपा ने के लिए यहाँ पे सोनाली विजय परमार, जो रमेश मेंदोला के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करते हैं, वो उसको टिकट मिला है। इस चुनाव में ये देखा गया है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगेंगे। उस प्रत्यारोप के बीच में चुनाव चला है, पर कुल मिला के यह देखा जाए भूपेंद्र चौहान की स्थिति यहाँ पर मजबूत है और वो जो उन्होंने 5 साल काम किया है उससे जनता कितनी खुश है ये तो नतीजे ही बता पाएंगे। पर ये चुनाव कांग्रेस अच्छी मजबूत स्थिति में। चलिए वार्ड नंबर 19 की बात करेंगे नवनीत जी। विश्वकर्मा नगर है ये, पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए आरक्षित थी सीट। भारतीय जनता पार्टी ने संध्या जायसवाल को मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस से अनीता पटेल यहाँ चुनाव लड़ रही थी। क्या लगता है? ये वार्ड पिछली बार भी भाजपा के पास था, ये वार्ड और अच्छे वोट से इस वार्ड को जीता था भाजपा ने। और ये वार्ड चूंकि मैं समझता हूँ कि रमेश मेंदोला के प्रभाव में भी है ये वार्ड यहाँ पे, और ये उम्मीदवार भी उन्हीं के ही है। इस बार केवल 2 नंबर क्षेत्र में जो उम्मीदवार दिए गए हैं उसमें ये 4-5 उम्मीदवार को छोड़ दें हम तो बाकी सारे उम्मीदवार रमेश मेंदोला के थे, तो उन्होंने खुद भी इस वार्ड में बहुत मेहनत की है। मुझे नहीं लगता कि इसमें भाजपा को जीतने में सही। ठीक है, गौरी नगर की बात करेंगे राजेश राठौर जी, वार्ड नंबर 20। यहाँ पर वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय की भूमिका में जीतू चौधरी मैदान में थे, परंतु बाद में वह मना लिए गए। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से कमला सिंह और वहीं कांग्रेस से यशस्वी पटेल। चुनाव बहुत ही टफ था यहाँ का। वार्ड नंबर 20 की अगर बात की जाए, लाठी लट्ठू भी चले, कुर्सी की फेंकाफाकी भी हुई, मारपीट भी हुई, खासा दंगल भी हुआ इस वार्ड में। क्या लगता है? निश्चित तौर पे जो बीजेपी में यहाँ पर गुटबाजी है उसी का परिणाम था कि निर्दलीय के रूप में उन्होंने फॉर्म भरा था और उसको जैसे तैसे मना तो लिया, लेकिन चौधरी ने वास्तव में कितना काम किया ये देखने की बात है। और चौधरी का वर्चस्व वहाँ पर कितना है ये भी पता चल जाएगा परिणाम से, क्योंकि रमेश मेंदोला ने यहाँ पर आखिरी वक्त तक बहुत मेहनत करी और कैसे भी करके ये सीट अपने कब्जे में रखने के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए। शेखर जी, गौरी नगर की बात कर रहे हो, 20 नंबर का चुनाव बहुत ही पेचीदा था और जो सीटें मानी जा रही थी कमजोर सीटें भारतीय जनता पार्टी के एंगल से, उसमें मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 20 को भी हम गिनते हुए चलते हैं कि चुनाव यहाँ आसान नहीं था, लड़ाई यहाँ आसान नहीं थी। क्या लगता है आपको वार्ड नंबर 20 क्या परिदृश्य? वार्ड नंबर 20 ये वही वार्ड रहा जहाँ से 2 नंबर में दंगे की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कांग्रेस ने विद्रोह किया। यशस्वी पटेल के जो पति हैं अमित पटेल, वे NSUI वगैरह में रहे हैं और खाती समाज में इनका अच्छा होल्ड रहेगा। यशस्वी पटेल के लड़ने से खाती समाज एक तरफ हो गया है यहाँ पे पूरा। और उस लड़ाई के बाद में हालांकि जीतू चौधरी जो है, जो यहाँ से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, जीतू चौधरी का जो कमला इंदर सिंह बहादुर को साथ मिला है उसका कितना फ़ायदा मिलता है ये तो नतीजे बताएंगे। पर यहाँ खाती समाजों का वोट जो है एक तरफा कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ है। चलिए ठीक है, 21 नंबर हॉट सीट, चिंटू चौक से मैदान में थे कांग्रेस से हमेशा की तरह। पारिवारिक सीट है एक तरीके से 21 नंबर कांग्रेस की, मैं तो मानती हूँ। गणेश गोयल टिकट बदल के गणेश गोयल को टिकट दिया था यहाँ से। नवनीत जी क्या लगता है? गणेश गोयल ने चुनाव वैसे बहुत अच्छा लड़ा। देखिए क्या है, ये गणेश गोयल हों ये तमाम लोग हैं, ये पूरा चुनाव रमेश मेंदोला के भरोसे लड़े जी। गणेश गोयल का वार्ड था भी ना, गणेश गोयल का इस वार्ड में कोई लगातार बड़ा प्रभाव या बड़ा संपर्क रहा, और चूंकि आखिरी समय में जिसको टिकट मिला था उसका टिकट रोक के और उसको मना करके और फिर गणेश गोयल को वहाँ से मैदान में उतारा। क्यों उतारा था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद का मामला हो गया था और इसीलिए रमेश मेंदोला ने फिर गणेश गोयल को इस वार्ड से उतारा। पर इस वार्ड पर चिंटू चौक से का जो निरंतर संपर्क बना हुआ है पिछले कई सालों से हर घर पे, वो गणेश गोयल को बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए ये सीट पे भाजपा का मुझे किसी कोने से नहीं दिखता कि चिंटू चौक से को हराना भाजपा के लिए बहुत आसान जा सकता है। चलिए मतलब चिंटू चौक से मानते हैं आपकी फिर से एंट्री लेंगे नगर निगम परिषद में। चलिए ठीक है, वार्ड नंबर 22 राजेश राठौर जी, ये तो चप्पल वाला वार्ड है, यहीं से चप्पल जूते सब चले। चंदूराव शिंदे और राजू भदौरिया दोनों ही बाहुबली
प्रैक्टिकली हमारे एंगल से अगर देखा जाए, जहाँ से हम देख पा रहे हैं, कौन दोनों ही ना, कोई 19 नहीं है, दोनों ही 20 है, भले वार्ड नंबर 22 है। इस वार्ड में दोनों ने बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा, जी। बल्कि साम दाम दंड भेद सारे इस्तेमाल ठीक, किए गए बिल्कुल इस वार्ड में, जी और वो सब कुछ किया गया है जो चुनाव जीतने के लिए दोनों को करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वार्ड में बीजेपी का वोट जो थोकबंद है, यदि उसमें सेंध राजू भदौरिया ने लगाई है तो निश्चित रूप से परिणाम आश्चर्यजनक आ सकते हैं। चलिए, मतलब आप मानते हैं जैसे कि इस बार चंदूराव शिंदे ने भी जी मेहनत करने में, या रमेश मेंदोला और यहाँ तक कि कैलाश विर्गी ने भी जी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो ये मानते थे कि राजू भदौरिया को तो हराना जरूरी है, जी चिंटू चौक से भले ही जीत जाए। इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ का परिणाम चौंकाने आखिरी वाला वक्त तक जो है नज़र रखना पड़ेगी। हो सकता है कि किसी बूथ पर कोई फैसला जो है दोनों का भाग्य बदल दे। चलिए ठीक है, मतलब आप मानते हैं बहुत नजदीक की फाइट होगी दोनों के बीच में, चंदूराव शिंदे और राजू भदौरिया। ये तो इंदौर का ऐसी हार्ड शीट हो गई है जी जिसके बारे में आज की तारीख में कोई भी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरह का चुनाव हुआ है, जी खूब बांटा गया, खूब खिलाया पिलाया गया, खूब खर्चा हुआ, सब बिल्कुल कुछ सही हुआ। बात है। वार्ड नंबर 22 की यहाँ अगर पे चर्चा करें क्या तो नहीं हुआ? मतलब असल में बोला जाएगा अगर राजनीतिक भाषा में तो साम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल हुआ। रमेश जी वाकई में डेरा डाल के इस वार्ड में जमे हुए थे। चलिए वार्ड नंबर 23 की बात करेंगे। यहाँ तो प्रेस्टीज पॉइंट है रमेश मेंदोला का। शिवांगी यादव, कई बार सुनने में भी आया कि मैं 23 वर्षीय बच्ची को टिकट दे दिया। यहाँ महिला कार्यकर्ता घर घर घूमती रहती हैं, आवासीय योजना का लाभ दिलवाने में महिलाएं आगे रहती हैं, योजनाओं का लाभ दिलवाने में वो महिलाएं आगे रहती हैं, कार्यकर्ताएं आगे रहती हैं। टिकट देने की बारी आती है तो यहाँ बेटा बहू और इस प्रकार की पद्धति फॉलो करती है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है शिवांगी यादव रमेश जी के कंधे पे सवार होकर नगर निगम में पहुंचेंगी? शेखर जी। रमेश जी के साथ में ये हमेशा चौंकाने वाली चीज़ें वो करते रहते हैं। जी वे शिवांगी यादव जो दिल्ली में रहकर IAS की तैयारी कर रही थी, जी उनके पिताजी गुड्डा यादव जी टिकट मांग रहे थे बिल्कुल ठीक। और उन्होंने शिवांगी को बुला के चुनाव में खड़ा कर दिया। ये रहते बजरंग नगर में हैं, इनको चुनाव परदेसीपुरा से लड़ाया जा रहा हैगा। शिवांगी इस शहर की सबसे कम उम्र की भाजपा प्रत्याशी है, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो। इनके सामने विनीता मोरी जो चुनाव विनीता, इस परिवार का परदेसीपुरा में कंट्रोल है और लॉकडाउन तालाबंदी के समय कोविड काल में इन्होंने खूब राशन भी बांटा हैगा। अब ये जो चुनाव हो गया है स्थानीय वर्सेस बाहरी का हो गया है रमेश जी के लिए। हम लगातार बोल रहे हैं कि अगर पार्षद की चर्चा करते हैं तो यहाँ चुनाव व्यक्तिगत हो जाता है, जहाँ से हम देख पाते हैं। ये नहीं माना जा सकता कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही गिरेगा। व्यक्तित्व को देख के लोग वोट देते हैं। नमित जी कैसे देखते हैं 23 नंबर वार्ड की अगर बात करें तो? नहीं, देखिए इसमें जो शिवांगी वीरेंद्र यादव वाला जो वार्ड है ना, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये लड़की जो है ये यूनिवर्सिटी टॉपर थी और गुड्डा यादव को, जैसा राजेश जी ने कहा कि टिकट जो है गुड्डा यादव के लिए था, और रमेश जी ने इसको लड़की को वहाँ से दिल्ली से बुलाया। मतलब उस लड़की के लिए उसको लेकर सद्भावना पूरे शहर में थी कि यार ये अच्छी लड़की है, उसका IAS बनना चाहिए, और टॉपर लड़की थी वो, और उसका राजनीतिक कैरियर बनाने के चक्कर में जो है पूरा कैरियर चौपट हो गया उसका। दूसरी ओर विनीता जो मौर्य जिसको टिकट मिला है, उनने कोरोना काल में उस वार्ड में इतना काम किया हुआ था उन लोगों का कि भाजपा का भी बहुत बड़ा धड़ा बिना बोले ही उसके साथ चला गया। इस वार्ड में मैं वहाँ रहता हूँ तो मुझे मालूम है कि इस चुनाव में इस लड़की के लिए बहुत कठिन होगा। क्यों? क्योंकि पूरा चुनाव बाहरी और व्यक्तिवादी हो गया था कि क्योंकि वो दिन भर यहाँ क्षेत्र में घूमते हैं और इसको आना पड़ेगा वहाँ से जाके, इसलिए ये चुनाव इनके लिए तो बहुत कठिन गुड्डा यादव। चलिए वार्ड नंबर 24, ये वार्ड तो ऐसा है राजेश जी, मुझे लगता है कि 85 वार्डों में जो प्रतियोगिता होगी सर्वाधिक मतों से जीतने वाली, जहां से मैं देख पाती हूँ और जितना ग्राउंड जीरो से चुनाव को हमने देखा, जीतू यादव भारतीय जनता पार्टी से मैदान में थे। पूर्व में इन्हीं के घर से इन्हीं की धर्मपत्नी पार्षद थी और पहले ही दिन से कोई भी जनसंपर्क किसी विजय जुलूस से कम नहीं था इनका। क्या लगता है जीतू यादव, हार जीत का तो प्रश्न ही नहीं है, जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतते हैं? निश्चित तौर पे उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कथा भंडारा में भी जीतू यादव का बड़ा योगदान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो लोगों को समय समय पे कथा भंडारे के जरिए खूब गिफ्ट भी बांटे गए। जी जी जीतू यादव खर्चा करने वाले नेताओं में सबसे आगे हैं। जी मतलब जो बाकी जिन नेताओं ने यहाँ पार्षद रह के माल कमाया वो बांटने में फिर भी कंजूसी करते हैं, लेकिन जीतू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी खर्चीला चुनाव लड़ते हैं और ऐसा देखा भी गया। जी और रमेश मेंदोला को भी जब बड़े खर्चे की बात आती है जी तो यही जीतू यादव को आगे रखा देते हैं। सबसे पहले इसी का उपयोग करते हैं। तो ऐसा है कि ये तो लक्ष्मी पुत्र है, जी इसलिए जितनी लक्ष्मी की कृपा चलो हो शेखर जाए। जी, ये लक्ष्मी पुत्र
क्या लगता है 7,000 प्लस जाएंगे आपकी नजर से? जीतू यादव का जो वार्ड है उस पर पूरे शहर की नज़र है कि जीतू यादव कितने वोटों से जीतेंगे और शहर में कौन से नंबर पे रहेंगे। शहर में सबसे ज़्यादा वो अंतर से जीतने वाले अगर पार्षद उम्मीदवारों की बात हो रही है तो उन 3 लोगों में जीतू यादव का भी एक नाम है। अब ये नतीजे बताएंगे जीतू यादव कौन से नंबर पे रहते हैं 1 से 3 में। चलिए ये बढ़िया है। नवनीत जी, वार्ड नंबर 25 की चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सुनीता चौखंडे को मैदान में उतारा था, क्या लगता है कितना असरदार रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? रमेश मेंदोला का ही था, क्योंकि वो चौखंडे मतलब उनका कोई ये सुनीता के लिए कोई ये क्षेत्र ऐसा मजबूत नहीं था और उन्होंने बहुत घर से निकाल के टिकट दिया था और रमेश जी के लिए निरंतर चौखंडे परिवार कई सालों से उनके लिए समर्पित रहा है, इसलिए मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई दिक्कत होगी यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम। चलिए इसीलिए हमने कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम भी नहीं लिया। चलिए ठीक है, 26 नंबर वार्ड, राजेश जी कैसे देखते हैं 26 नंबर वार्ड? लाल बहादुर वर्मा चुनाव लड़े यहाँ से। लाल बहादुर की चर्चा तो नगर निगम में हमेशा रहती है, जी इलाके में तो होगी सही, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन लाल बहादुर का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो झगड़ा करे या आए दिन विवाद करे, पर पब्लिक के लिए जो है कहीं ना कहीं उनका जो है समर्पण दिखता है और यही कारण था कि वो अपनी बहन को भी जिता पाए। वो भी निर्दलीय लड़े थे ना, मतलब बड़ी बात थी उस समय उनकी बहन का चुनाव जीतना। और उस स्थिति में जब रमेश मेंदोला के विरोध के बाद ये जिता कर लेता है तो मैं नहीं मतलब आप ये मानते हैं कि प्रभावशाली व्यक्तित्व होने का फायदा मिलेगा। हाँ, और उनके समाज का भी वहाँ पर होल्ड है, वो भी उनको फायदा मिलेगा निश्चित। वार्ड नंबर 27 की चर्चा करेंगे शेखर जी। मुन्ना लाल यादव, ये तो मानने के लिए रमेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ वार्ड तो ऐसे हैं कि जहाँ नहीं पर प्रियंका जी आपका मैं मानता हूँ, पर ये जो बात कर रहे हैं आप मुन्ना लाल जी, मुन्ना लाल यादव, अगर शहर के बड़े चुनाव जिन नामों के फंसे उसमें मुन्ना लाल यादव जी का भी एक नाम है। मुन्ना लाल यादव जी तैयारी कर रहे थे किसी और वार्ड से और रमेश जी ने इन्हें ला दिया इस किसी और वार्ड में। ये जिस वार्ड में लाए गए हैं मुन्ना लाल जी, 1.5 महीने पहले इनके जो समधी बने हैं उन समधी परिवार से विनोद यादव बब्बू चुनाव लड़े और बब्बू काफ़ी समय से यहाँ तैयारी कर रहे थे। अब समस्या ये होगी ये जो चुनाव लड़ा गया, अगर इस शहर में कोई सा चुनाव अगर सादगी से लड़ा गया है तो इसी वार्ड में लड़ा गया है। आमने सामने समधी थे, एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते थे, ना एक दूसरे पे किसी तरीके से आप दादागिरी कर सकते थे, ना कोई दाम शाम दंड भेद से आप। इसकी चर्चा नवनीत जी से करेंगे। नवनीत जी कैसे लगता है मुन्ना लाल यादव समधी के सामने, विनोद यादव के सामने चुनाव लड़ रहे थे? इसमें एक और चीज देख लें आप, ये 4 टिकट ऐसे थे जो रमेश मेंदोला की सहमति से नहीं दिए थे। ठीक है। इसमें चंदू शिंदे का था, इसमें राजेंद्र राठौर का था, इसमें मुन्ना लाल यादव का था और एक टिकट राजेंद्र राठौर का था। ये 4 टिकट ऐसे थे जो कैलाश वर्गीय के परिवार की सहमति से मिले थे। रमेश मेंदोला पहले दिन से इनमें से किसी को लड़वाना नहीं चाहते, इसीलिए ये सब जगह जहाँ जहाँ ये पेश फंसे हैं, ये दिग्गजों के सामने जो डाले गए हैं, इनको उसी आधार पे इनको मैदान में उतारा गया कि आपको इन मैदान से लेना है। मुन्ना लाल यादव का उस वार्ड से दूर दूर तक महीनों से कोई लेना नहीं, मुन्ना लाल कभी उस वार्ड में झांकने भी नहीं। पर चूंकि मुन्ना लाल यादव जिस बब्बू यादव से मतलब विनोद यादव से उनका मुकाबला हो रहा है, वो पिछले 6 साल से उसी वार्ड में काम कर रहा है। तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसको आँख बंद करके बता नहीं पाए कि ये घर गलत है, ये घर गलत है, उसको आंखों भी याद है। अब आप ये मानते हैं कि इन व्यक्तिगत चुनाव में मुन्ना लाल यादव के सामने विनोद यादव ज्यादा प्रभावशाली है? हाँ, यहाँ पे वजनदार कैंडिडेट के रूप में विनोद यादव का प्रभाव रहेगा कांग्रेस। मतलब यहाँ मानते हैं यहाँ तो बढ़त में रहेगी कांग्रेस। वार्ड नंबर 28 शेखर जी, ज्योति पवार यहाँ पर रही, वही कांग्रेस से राधा यादव, क्या लगता है कौन ज्यादा प्रभावशाली? ये जो वार्ड है इसमें ज्योति पवार जिसको टिकट दिया गया है वो कभी टिकट चाहती नहीं थी जी। इसका टिकट हुआ ये जब अपने मायके में थी, डिलीवरी के लिए मायके गई थी, 2 महीने का बच्चा है उसका। ठीक है। इसके पति कभी नहीं चाहते थे कि टिकट चाहिए। रमेश जी इनके घर जाते हैं, बोलते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है। इनके पास पैसे भी नहीं थे इनके घर का टैक्स भरने के लिए। और ज्योति पवार आज तक ना कभी नगर निगम गई है, सिर्फ जोन पे एक बार गई है, सिर्फ वैक्सीन लगवाने। ज्योति पवार पहली बार हवाई जहाज में बैठी है, इसका टिकट फाइनल होता है, इसको एक दिन पहले फ्लाइट में बैठ के इंदौर बुलाया जाता है और इसका पर्चा दाखिल किया जाता है। हालांकि जिस वार्ड से चुनाव लड़ रही है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। सुधीर कोले वहाँ से पार्षद रह चुके हैं, इसलिए वहाँ जीतने में इनको कोई दिक्कत। ठीक है, रमेश जी दादा दयालु कहलाते हैं, तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने में वो माहिर है, कोई नई बात नहीं है। वार्ड नंबर 29 राजेश राठौर जी, पूजा पाटीदार यहाँ से मैदान में थी भारतीय जनता पार्टी, क्या मानते हैं श्योर शॉर्ट सीट है या कोई लग रहा था किंतु परंतु? देखिए ये भाभी जी का टिकट है जी 2 नंबर में ही टिकट भाभी जी का भी रहता है। जी। तो ये पूजा पाटीदार को न केवल टिकट दिलाना बल्कि उसको जिताने की जवाबदारी विजय की परिवार की ज़्यादा है बजाय रमेश मेंदोला के। तो निश्चित तौर पे ज्योति ने जो है कांग्रेस की जो थी उन्होंने अच्छा चुना है, हेड़ो ज्योति हेड़ो, तो उन्होंने चुनाव तो अच्छा लड़ा है, टक्कर बताई जाती है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ
पूजा विजय पाटीदार गर्गी और रमेश मेंदला परिवार जी, दोनों इसके लिए लगे थे। चलिए मतलब पूजा पाटीदार की नैया आप पार होते हुए बता रहे हैं। नवनीत जी, वार्ड नंबर 30 क्या लगता है, क्या परिदृश्य है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? नहीं, यहाँ ये वार्ड बड़ा पूरी तरह से उलझ गया है। जी, यहाँ वंदना कैमरे ने जो है इस लड़ाई को आमने सामने की स्थिति में ला खड़ा कर चलिए मतलब कांग्रेस फाइट में यहाँ है। कांग्रेस जो है यही वार्ड 2 नंबर का ऐसा है जिसपे ये माना जा रहा है कि वंदना कैमरे परिवार का काम जो है वहाँ लोगों को दिखेगा। मतलब क्योंकि कुल ये आसान नहीं है, मतलब ये वार्ड भाजपा के लिए आसान कुल नहीं मिला है। के शेखर जी कि 2 नंबर में भी तकलीफ तो आई इस बार भारतीय जनता पार्टी को। कई सारी सीटें हमने जितना अब तक आकलन किया, चर्चा की, कई सीटों पर हम फाइट की बात कर रहे हैं, कई सीटों पर हम कांग्रेस को बहुत ज्यादा असरदार मान रहे हैं। मतलब ये बोला जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को असल में विधानसभा 2 में भी चुनाव लड़ना पड़ा। इस बार 2 लड़ना पड़ा है चुनाव, और इस बार ऐसा लग रहा है कि नतीजे जो आने हैं जी। वो बहुत करीब से आने हैं। भले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते पर वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है, वार्ड नंबर 31 नवनीत शुक्ला जी, यहाँ तो 48% ही मतदान ही हुआ केवल। बाल मुकुंद यहाँ पर बाल मुकुंद सोनी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से रहे, वहीं कांग्रेस से गोविंद परिहार पदाधिकारी भी रहा है कांग्रेस का। जी। और इस वार्ड में चूंकि दोनों को लेके क्षेत्र में कोई उत्साह नाम की चीज नहीं थी, मतलब मतदान को लेकर भी कोई उत्साह नहीं था जी। और उम्मीदवारों को लेकर भी कोई उत्साह नहीं था। तो यहाँ जो कमिट वोट है दोनों दलों का, वो जिसके ज्यादा डल गए वही जहाँ गाड़ी फिर निकाली। भी आपके एंगल से क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन नहीं, सा? मैं ये तो नहीं बता सकता इस वार्ड में, तो मैं ये मानता हूँ इस वार्ड में दोनों की एक जैसी हालत है। ये वार्ड 50-50 की स्थिति में ही रहे। चलिए ठीक है, मतलब इसको 50-50 मानते हैं, जो हाँ। भी जीतेगा बहुत कम मार्जिन से कम चुनाव मार्जिन से। जीत जाएगा। चलिए ठीक है, अगला नंबर आता है वार्ड नंबर 32 राजेंद्र राठौर, यहाँ से चलिए आप ही के नाम राशि के हैं, क्या लगता है राठौर साहब? राजेंद्र राठौर, जैसा कि अभी नवनीत जी ने बताया जी, कि 4 टिकट जो कैलाश विजय के उसमें ये सबसे अच्छी प्रिय टिकट हुए, है। जी उसमें एक टिकट ये है। जी, तो राजेंद्र राठौर बहुत भाग्यशाली है कि उनको एक आसान वार्ड मिला। आसान वार्ड, कैंडिडेट भी बहुत हल्का क्योंकि कांग्रेस का। कांग्रेस से पंकज चौहान जी कमजोर उम्मीदवार था यहाँ पे, और राजेंद्र राठौर की खुद की अपनी टीम भी है, पैसा भी है, टीम भी है और पकड़ भी है। मतलब राजेंद्र राठौर पूरे वार्ड में ही नहीं, विधानसभा में भी दूसरे वार्डों के भी लोगों को काम करने में माहिर माने जाते हैं, जी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब राजेंद्र राठौर फिर से चुनाव जीत रहे हैं। जी। एमआईसी पे चर्चा तो हम बाद में कर लेंगे, फिर बहुत समय पड़ा है। वार्ड नंबर 33 की चर्चा करेंगे। यहाँ तो बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा वाला वार्ड है शेखर जी। यहाँ से तो त्रिकोणीय मुकाबला था, अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके तुलसी सिलावट ने अपना टिकट करवाया मनोज मिश्रा का। वहीं कांग्रेस से विनोद चौकसे यहाँ पर मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से एक बागी भी यहाँ से चुनाव लड़े। क्या लगता है ये त्रिकोणीय मुकाबला में कौन बाजी मारेगा? ये वार्ड नंबर 33 बीजेपी का शुद्ध रूप से गढ़ रहा है। जी। मनोज मिश्रा का टिकट तुलसी सिलावट के लिए एडजस्टमेंट में यहाँ दिया गया, तो तुलसी सिलावट की विधानसभा से एक टिकट सूरज कुरवाड़ा को ले लिया गया, जी। तो 2 नंबर में वो एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। हालांकि पर मनोज मिश्रा को टिकट का विरोध भाजपाइयों ने खूब किया और दीनदयाल दफ्तर पर खूब नारेबाजी भी की गई। विनोद चौकसे कांग्रेस से लड़े, बीजेपी से निर्दलीय माया दाऊ यहाँ से चुनाव लड़ी है, जिसने काफ़ी कितने वोट काट के ये पता नहीं है, नुकसान कर पाई है। पर यहाँ पे और भी दूसरे नाम थे जो बगावत कर रहे हैं। हम ये मानते हैं, क्यों नवनीत जी, हम ये मानते हैं कि जहाँ निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हो रहा है वहाँ वो नुकसान तो करता ही है। क्या लगता है हो जाएगी नहीं यहाँ पर? माया दाऊ पूरी ताकत से टिकट मांगने की लगी थी क्षेत्र में, और उनको दरकिनार करने के बाद उन्होंने जो अपने समर्थन में रैली निकाली थी, उसको देखने के बाद में लोगों को लगा कि माया दाऊ की ताकत मनोज मिश्रा से ज़्यादा है, और इसी कारण से जो है यहाँ का परिणाम पूरा बदल भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। चलिए ठीक है, वार्ड नंबर 34 यानी कि अंतिम वार्ड है ये विधानसभा 2 का। सीमा चौधरी मैदान में थी, वहीं कांग्रेस से पूजा पटेल। क्या लगता है कौन ज्यादा भारी? यहाँ पर भी बीजेपी की स्थिति वैसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पूजा पटेल जो है कोई ऐसा भारी नाम नहीं वर्चस्व है। नहीं है उनका, और सीमा चौधरी वाला जो टिकट है ये भी रमेश मेंदोला का ही टिकट है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी कोई लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा टफ होगा। चलिए ठीक है, चर्चा करेंगे विधानसभा 2। संजय शुक्ला क्या कोई सेंधमारी करने में कामयाब हुए, या सबका मित्र पुष्य मित्र रमेश जी के कंधे पर सवार होकर के यहाँ से बढ़त लेने में कामयाब होता? तकरीबन 90,000 वोटों से चुनाव जीता था रमेश मेंदोला ने। 90 का आंकड़ा जो था वो मेयर के चुनाव में क्या लगता है किस हिसाब से फिट बैठेगा? इनका विधानसभा चुनाव को आप मेयर चुनाव से काउंट करना ठीक नहीं होगा, बेईमानी हो जाएगा। बेईमानी हो जाएगा। रमेश मेंदोला की 2 नंबर में अपनी छवि है, रमेश मेंदोला को लोग अपनी अलग छवि से वोट देते हैं, और पुष्य मित्र को एक मेयर के बतौर देंगे। पुष्य मित्र की जो पहचान है, जो नाम है, वो रमेश मेंदोला कहाँ तक लोगों तक पहुँचा पाए हैं, ये तो आने वाला नतीजे बताएंगे। पर कहीं ना कहीं 2 नंबर से लीड की दरकरार
पुष्यमित्र भार्गव को सबसे ज़्यादा जो दरकरार रहेगी 4 के बाद तो वो 2 नंबर से ही रहेगी। और चूँकि चुनाव जो है कैलाश विजयवर्गीय के सहारे लड़े हैं, पूरा पहले दिन से कैलाश विजयवर्गीय ने झंडा उठाया था, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा वोटों की वो दरकरार है। और वही चाहेंगे कि जो गड्ढे 1 नंबर में हुआ उसकी भरपाई से ज़्यादा वोट इन्हें यहाँ मिले। चलिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दादा दयालु रमेश मेंदोला विधानसभा 2 छोड़ के भागे भी नहीं, कहीं बाहर नहीं निकले और अपने कुछ पार्षदों को जिताने के लिए मेहनत करते रहे। अब अपने पार्षदों को जिताने में वो मेयर के लिए कितना प्रभावशाली रहा, नवनीत जी क्या लगता है, क्या वाकई में विधानसभा 2 जो एक्सपेक्टेशन है भारतीय जनता पार्टी की, जो उम्मीद है कि आंकड़ा जो है वो जीत में तब्दील यहीं से होगा विधानसभा 2 से, लग रहा है आपको इतना आसान? देखिए, एक तो पहली बात तो इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार बहुत लोएस्ट वोटिंग गया है। कई वार्डों में 56% है, कई वार्डों में 58% है, इससे ऊपर कहीं वोट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पिछले चुनाव से 1 लाख वोट सीधे सीधे कम हो गया है, बिल्कुल ठीक। जो नहीं डरा। ये वोट किसका है इसके बारे में कोई तय नहीं कह सकते आप कि ये वोट किसका है। इसी ने पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया। ये ठीक वैसी स्थिति हो गई जैसे अपन मानेंगे सुमित्रा महाजन के चुनाव में 250 वोट रह गए थे एक रात में। इस चुनाव में पुष्यमित्र भार्गव का प्रभाव कितना होगा या रमेश जी का अपना कितना प्रभाव होगा? रमेश जी के प्रभाव में तो लोग रमेश जी को वोट देने को तैयार है, पर रमेश जी के कहने से कितने लोग वोट देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हम वार्डों में घूम रहे थे अपने दर्शकों को बताते हैं तो आम कार्यकर्ता तो चलिए ठीक है, आम जनता में भी राजेश राठौर जी इस बात का रोष था कि रमेश मेंदोला को भारतीय जनता पार्टी एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है, हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करती है कि चुनाव जीतना हो तो रमेश मेंदोला के हाथों में कमान दे दो, परंतु जब कुछ देने की बारी आए तो केवल अखबारों तक सीमित रखो और बाद में उनको बाईपास कर दो। तो उसकी नाराजगी जनता में भी थी। जब हम वार्डों में सर्वे के लिए जाते थे या जब वार्डों में हम पार्षदों के जनसंपर्क में जाते थे तो जनता भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के लिए तो संतुष्ट हो जाती थी, परंतु अगर मेयर की बात की जाए तो वो जवाब देने से मुकर जाती थी। क्या लगता है? निश्चित तौर पर रमेश मेंदोला टिकट के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन जब ये टिकट बढ़ जाते हैं और जो बड़े लेवल की टिकट होते हैं उसमें फिर इतना विरोध नहीं होता है। और जहाँ तक जनता का सवाल है तो खुद रमेश मेंदोला वहाँ पे चुनाव में लगे थे और रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय के लिए प्रतिष्ठा का मामला है, 2 नंबर से उनको लीड दिलाना ही पड़ेगी, क्योंकि कृष्णमाई मोघे के चुनाव में या उसके पहले उमाश्री शर्मा के चुनाव में और लोकसभा में सुमित्रा महाजन के चुनाव में सब लोग देख चुके हैं। और अब 2 नंबर के बारे में खुली बात होती है, इंदौर से लेकर दिल्ली तक। यदि वहाँ जिताया है तो क्या होगा और हराया दिया तो क्या होगा, या कम लीड हुई तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं मानता कि रमेश मेंदोला या कैलाश विजयवर्गीय गुट पूरी ताकत से यहाँ नहीं लगा, ईमानदारी से लगा था, हर काम किया और जितने ईमानदारी से पार्षदों के लिए रमेश मेंदोला लगे थे उतनी ईमानदारी से पुष्यमित्र भार्गव को भी रमेश मेंदोला जिताने। शेखर बागोरा जी, संजय शुक्ला और रमेश मेंदोला संबंध किसी से छुपे नहीं हैं, दोनों के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं और कांग्रेसी तो इस बात को लेकर के हमेशा संतुष्ट रहते थे कि विधानसभा 2 में वैसा मामला नजर नहीं आएगा जैसा विधानसभा चुनाव में नजर आता है। मेयर चुनाव की बात की जाए, क्या लगता है आपको? संजय शुक्ला और रमेश मेंदोला के जो भी संबंध रहे हों, पर ये चुनाव जो था सीधे, चूँकि रमेश मेंदोला सबसे पहले दावेदार थे मेयर के और उनका अगर टिकट नहीं होता है और फिर उनकी विधानसभा से अगर वोट कम आते हैं तो सारी नज़र उन पर रहेगी, इसलिए वो इस तरीके की कोई रिश्ते जो संजय शुक्ला से हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो निभाएंगे ताकि पुष्यमित्र को कहीं ना कहीं दिक्कत हो। चलिए, तो 17 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आप मानते हैं कि 5 सीटों पर वर्चस्व के साथ है, रिजल्ट चाहे जो भी हो, परंतु 5 सीटों पर विधानसभा 2 में हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ करके सामने आएगी और अन्य वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ही रही और यहाँ निर्दलीय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। क्या रहेगा विधानसभा 2 का परिणाम, कितने वोटों से आगे निकलेंगे पुष्यमित्र भार्गव? क्योंकि ये तो तय है कि पुष्यमित्र भार्गव का जो आगे बढ़ने का सिलसिला होगा वो यहीं से शुरू होगा और ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विधानसभा 2 जो है वो जीत का ताज पहनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा पुष्यमित्र भार्गव के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रेड 9 न्यूज। अगली विधानसभा के साथ भी होंगे आपके बीच हाजिर, बताएंगे विधानसभा 3 का हाल की क्या कहता है, पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड कितने जीतेंगे, कौन होंगे पास, कौन होंगे फेल। बने रहिए हमारे साथ।